वेलकम टू मेंटोर क्लासेस। आज हम हिंदी के विषय में संज्ञा की चर्चा करेंगे। देखते हैं संज्ञा क्या होती है। चलिए कक्षा का आरंभ करते हैं। संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं। संज्ञा को हम नाम के रूप में भी जानते हैं। देखिए ये तो वो परिभाषाएं हैं जिन परिभाषाओं को आप किताबों में भी देखोगे, आप हर जगह देखते हो। अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, संज्ञा वास्तव में होती क्या है। बहुत आसान से ट्रिक है। वो ट्रिक केवल इतनी सी है कि जो कुछ भी संपूर्ण ब्रह्मांड में उपस्थित है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वो सभी चीजें संज्ञा है। मतलब जो भी चीजें हमें दृश्य हैं, महसूस होती हैं और क्या कर सकते हैं, हम उन्हें छू सकते हैं, वो सभी चीजें हमारी संज्ञा है। क्यों? क्योंकि उनका कुछ ना कुछ नाम, स्थान, स्थिति कुछ ना कुछ होती है। तो आसान शब्दों में आप जिस भी चीज को देखते हैं, महसूस करते हैं, छू सकते हैं, वो सभी संज्ञाएं होती हैं। चलिए अब हम संज्ञा पे आते हैं। संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं तो देखते हैं। संज्ञा को मुख्यतः दो आधारों पर बांटा गया है। अब हम यहां पर क्या देखेंगे, संज्ञा के आधारों को। संज्ञा को मुख्यतः दो आधार होते हैं। भेद की बात नहीं कर रहे हैं, भेद की बात अभी देखिए हम आगे करेंगे। पहला व्युत्पत्ति के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। चलिए अब देखते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर क्या होता है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को हमने तीन भागों में बांटा है: ऋण संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग ऋण संज्ञा। अब ऋण संज्ञा क्या होती है, तो ऋण संज्ञा समझने से पहले हम ये देखते हैं कि इसको व्युत्पत्ति के आधार पर, मतलब व्युत्पत्ति किसकी होती है, शब्दों की होती है, संज्ञा की नहीं होती। संज्ञा क्या है, प्रत्येक शब्द एक संज्ञा है। आप किसी का भी नाम, किसी का भी स्थान, कुछ भी बोलते हैं तो एक शब्द के रूप में बोलते हैं, और वो शब्द क्या होता है, वो शब्द संज्ञा होता है। तो यहां पर हम इनको इस तरीके से देखते हैं कि ऋण शब्द कौन से होते हैं, वो शब्द जो परंपरा से वैसे के वैसे ले लिए गए हैं, जिनमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। उदाहरण देखें तो कृष्ण, अगर हम कृष्ण को तोड़ते हैं तो इन्हें हम तोड़ नहीं सकते। तोड़ने से इसका अर्थ समाप्त हो जाएगा और इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। तो यहां पर कृष्ण हमारा एक ऋण शब्द है। यौगिक संज्ञा वो संज्ञाएं जो दो शब्दों के योग से बनती हैं, यौगिक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे विद्यालय, विद्या, धन, आलय बराबर विद्यालय। यहां पर दोनों ही शब्द अपना अपना विशेष महत्व, विशेष अर्थ रखते हैं। ये होते हैं यौगिक संज्ञा। अब योग ऋण पे आते हैं। ये योग ऋण क्या होता है, तो योग ऋण वो शब्द होते हैं जिन शब्दों को हम परंपरागत रूप से तो आए हुए हैं, परंतु दो शब्दों के योग से बने और इनका एक विशिष्ट अर्थ निकल रहा होता है। जैसे हम यहां पर पीतांबर, एक तो पीतांबर का अर्थ होता है पीला रंग का वस्त्र, परंतु यहां पर पीत धन अंबर को जो हम तोड़ेंगे और तोड़ करके जो इसका अर्थ निकलता है, वो अर्थ क्या निकलता है, वो विष्णु जी के संबंध में निकलता है। इसका तीसरा अर्थ क्या हो रहा है, भगवान विष्णु के संबंध में। इसी प्रकार से हम देखते हैं यहां पर दशानन, दश हैं आनंद जिसके, कौन,
अर्थात रावण। ये हमारे योग रूढ़ शब्द होते हैं। और चूंकि दशानन एक नाम है, रावण एक नाम है, पीताम्बर एक नाम है, इसलिए इन्हें हम संज्ञा के रूप में देखते हैं, संज्ञा के आधार के रूप में मानते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। किसके आधार पे? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के मूल रूप से 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब हम किसी व्यक्ति, विशेष, स्थान आदि के विशेष नाम की चर्चा करते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जाति, जब हम किसी जाति विशेष की बात करते हैं तो जातिवाचक संज्ञा होता है। यहां पर जातिवाचक संज्ञा का अर्थ देखिए, यहां टाइपिंग मिस्टेक है आपका, जाति में बड़ा आ लगता है, यहां पर एक मात्रा और लगेगी। जातिवाचक संज्ञा में यहां उन जातियों से नहीं अर्थ है यहां पर कि हम किसी संप्रदाय की जाति से बात कर रहे हैं। हम जाति की बात करते हैं, जैसे लड़का, उदाहरण के रूप में अगर हम देखते हैं तो जैसे लड़का एक जाति है, स्त्री, पुरुष, वकील, ये सब जातियां हैं। एक समूह, एक समूह ज्यादातर ऐसा बोध कराते हैं जिससे इनके अंदर कई व्यक्ति या कई लोग समाये हों। किसी एक स्त्री को स्त्री नहीं कहते। किसी का मान लीजिए नाम, कोई भी नाम मान लीजिए सीता है, तो सीता के नाम से बुलाएंगे तो एक विशेष स्त्री ही आएगी। पर अगर स्त्री वाक्य में प्रयोग करके अगर हम कह देते हैं कि वर्तमान में स्त्रियों की दशा हमारे देश में अच्छी है, तो यहां पर स्त्री का मतलब स्त्री समूह से हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? हमारे सभी के मन में भाव होते हैं। कैसे भाव? कुछ दुख के भाव, कुछ सुख के भाव, कुछ खुशी के भाव, कुछ हमको अच्छा लगा, मतलब हमारी जितनी भी फीलिंग्स होती हैं वो हमारे भाव कहलाते हैं। और जिन भावों को हम महसूस करते हैं वो सभी भाव हमारे भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। जैसे अब कोई व्यक्ति ईमानदार है तो उसके अंदर क्या होगा? ईमानदारी का भाव। व्यक्ति ईमानदार हो सकता है पर उसका भाव क्या निकलेगा? ईमानदारी। ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब हम यहां पर देखते हैं ये नोट। अब आप लोग कहोगे ये नोट किस बात का लगा दिया? तो नोट यहां इस बात का लगाया है कि संज्ञा को परंपरागत रूप से अगर देखें तो केवल 3 भागों में ही विभाजित किया जा सकता है अर्थ के आधार पर, परंतु वर्तमान में हम संज्ञा को 5 भेदों के रूप में देखते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, किंतु विद्वानों ने जातिवाचक संज्ञा को 2 रूपों में और बांट दिया। तो अब वो 2 रूप कौन से हैं? आइए देखते हैं। वो 2 रूप हैं हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। और समूहवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा वो संज्ञा, द्रव्य मतलब क्या होता है? द्रव्य मतलब पदार्थ। जिस संज्ञा के अंदर हम पदार्थों की चर्चा करते हैं, क्योंकि जातिवाचक में तो सामूहिक रूप से बहुत कुछ समाहित हो गया। अब हम समूह को किस में ले जाएं, पदार्थ को किस में ले जाएं, तो विद्वानों ने यहां पर इसे 2 भागों में और बांट दिया। और अब द्रव्य का बात आती है। द्रव्य के अंदर क्या है? वो सभी पदार्थ जिनको हम माप कर सकते हैं, जिनकी हम तौल कर सकते हैं, वो सभी द्रव्य में आते हैं और वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा
कहलाते हैं। जैसे दूध, पानी, सोना, मतलब सभी प्रकार की धातुएं, सभी प्रकार के पदार्थ हमारे प्रयोगवाचक संज्ञा में आते हैं। अब समूहवाचक में क्या आता है? समूह शब्द समूह से ही एकदम क्लियर हो रहा है कि यहां समूह का बोध करा रहा है। समूह मतलब एक ग्रुप का। इंग्लिश में अगर आप, अब चूंकि हम इंग्लिश हिंदी की क्लास में इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत से बच्चों को समूह नहीं समझ में आ रहा होगा, तो उन्हें ग्रुप समझ में आ रहा होगा। अब कैसे होता है, देखिए एग्जाम्पल हम इसका देख के समझते हैं। जैसे आपका समूह क्या होगा? सेना। हम एक शब्द यूज करते हैं सेना। सेना क्या होती है? सेना का समूह होता है। जब भी सेना की चर्चा की जाएगी, सेना शब्द प्रयोग किया जाता है, तो एक समूह का बोध होता है। ऐसा लगता है कि जैसे सेना मतलब कोई एक सिपाही नहीं, बल्कि कई व्यक्ति मिल करके एक सेना का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से जब हम चर्चा करेंगे कक्षा की, कक्षा, कक्षा मतलब क्लासरूम। क्लासरूम का निर्माण कैसे होता है? हम बोलते हैं कि आज हम कक्षा 4 को हिंदी पढ़ाएंगे, ये हमने एक वाक्य प्रयोग कर दिया। तो कक्षा 4 को हिंदी पढ़ाने का मतलब क्या हुआ? कोई क्लास नंबर 4 को हिंदी पढ़ाना है? नहीं, कक्षा 4 के अंदर जो बच्चों का समूह है उसे हिंदी पढ़ाना है। मतलब यहां पर कक्षा का अर्थ कक्षा में उपस्थित बच्चों के उन समूह से है जो उस कक्षा में उपस्थित है। तो यहां पर इस तरीके से समूहवाचक संज्ञा एक समूह का बोध कराती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम यहां पर संज्ञा को विस्तारित रूप में देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, समूहवाचक संज्ञा क्या होती है और भाववाचक संज्ञा क्या होती है। देखिए वहां पर तो चूंकि पॉइंट आया तो मैंने समझा दिया, यहां पर आपको परिभाषा सहित बात लिखी हुई है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? वे संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए। ये आपके नोट्स के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। वहां तो हम एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ ये नोट्स के लिहाज से आप इसको देख लीजिए और ये आप ध्यान रखिएगा ताकि जो आपको परीक्षा में दिक्कत ना हो। वे संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए। जैसे राम, गंगा, दिल्ली। यहां पर राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। गंगा क्या है? किसी व्यक्तिगत नदी का नाम है। यहां गंगा कह देने से नदियों का बोध नहीं हो जाएगा, गंगा कह देने से सिर्फ गंगा नदी का ही बोध होगा। मतलब किसी व्यक्ति पर प्रेशर डाला जाए, किसी पर्टिकुलर की बात जब की जाती है तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। चलिए जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है, जैसे नदी, पर्वत। देखिए अभी तक हम बात कर रहे थे गंगा की, व्यक्तिवाचक थी। अब नदी, जब हम कहेंगे नदी तो नदी का मतलब गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कई नदियों का बोध एक साथ हो जाएगा। पर्वत, पर्वत का मतलब हिमालय पर्वत, शिवालिक श्रेणी, अरावली की पहाड़ी। पर्वत मतलब सतपुड़ा पर्वत, जितने भी पर्वत हैं सभी प्रकार के पर्वत हमको ध्यान में आ जाएंगे। तो ये होता है हमारा जातिवाचक संज्ञा, कि जहां पर एक शब्द किसी जाति को संबोधित करता है, यानी उस जाति के पूरे वर्ग को, पूरे समूह को संबोधित करता है, वो हमारा जातिवाचक कहलाता है। और इसी जातिवाचक को दो भागों में बांट दिया गया है, एक द्रव्य के आधार पर और एक समूह के आधार पर।
तो यहाँ द्रव्य के आधार पर बांटा गया जिसे, उसे द्रव्यवाचक कह दिया गया, और जैसे समूह के आधार पर तो समूहवाचक। तो जिस संज्ञा से किसी पदार्थ का बोध हो वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे ठोस, द्रव व गैस। पदार्थ हमारे किस रूप में होते हैं? 3 रूप में। ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में क्या आते हैं? हमारे सभी प्रकार के मेटल आते हैं, मतलब हमारी धातुएं। द्रव्य में क्या आती हैं? सभी प्रकार के लिक्विड, यानी जितना भी तरल है सब द्रव्य में आ जाता है। और गैस में जितना भी धुआं है वो सब गैस में आता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। समूहवाचक, जो किसी समूह व समुदाय का बोध कराए समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। अभी देखिए हमने चर्चा की थी, उसका उदाहरण आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। आर्मी, सभा, आयोग। आयोग हम एक शब्द यूज करते हैं, पील आयोग आया। हम एक शब्द यूज करते हैं, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का मतलब क्या कोई एक व्यक्ति होता है? नहीं, एक समूह होता है। चुनाव आयोग मतलब चुनाव आयुक्त से लेकर के संपूर्ण क्रियाविधि में समाज के जितने भी लोग हैं वो चुनाव आयोग में समाहित होंगे। चलिए भाववाचक संज्ञा, वे संज्ञा शब्द जिससे भाव का बोध, मतलब हमारी फीलिंग्स कैसी होती हैं? आदमी को सुख होगा, दुख होगा, व्यक्ति खुश होगा, व्यक्ति नाखुश होगा, व्यक्ति कुछ अच्छा काम करेगा, व्यक्ति के अवस्थाएं परिवर्तन। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आप समझ लीजिए कि जो अवस्थाओं का परिवर्तन होता है यह भी इसी में आता है। अब आप समझ रहे हैं अवस्थाएं। अवस्थाएं मतलब जैसे अवस्थाओं से अर्थ यहां पर यह है कि जैसे आप कहते हो बचपना, तो बचपना क्या है? एक अवस्था है। बचपना, बुढ़ापा, जवानी, ये हमारी अवस्थाएं। तो भाववाचक संज्ञा में हम अवस्थाओं को भी देखते हैं, क्योंकि ये भी हमें फील होते हैं। व्यक्ति जवान है ये मतलब नहीं है कि वो जवान है। व्यक्ति बूढ़ा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है बूढ़ा है। आप अपने घर में देखो, बहुत से लोग बूढ़े हैं मगर उनकी वर्क एफिशिएंसी आप देखिए, आप जवान होकर के उतना काम नहीं कर पाओगे जितना वो बुढ़ापे में करते हैं। तो ये बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा केवल उनके शरीर से आया, उनके मन से नहीं आया। और बहुत से लोग जवान होते हैं फिर भी थके थके से, सुस्त से दिखते हैं। ये क्या है? तो उनके बुढ़ापा आ चुका है। बहुत से बचपन होता है, बहुत से लोगों को आप देखोगे बच्चे हैं बचपना करते ही हैं, बहुत से बड़े लोग भी बचपना करते हैं। तो हम लोग अक्सर आपने ये कहते सुना होगा, अरे क्या बचपना कर रहे हो, थोड़ा तो मैच्योर हो जाओ। ये जो लाइन बोली जाती है अक्सर, जो लोग अनमेच्योर बिहेव करते हैं तो उनके साथ ऐसा लोग बोल देते हैं। तो वो जो बचपन की फीलिंग है, मतलब उनके अंदर जो बचपन वाली फीलिंग वहां पर आती है वो बचपना है। तो ये अवस्थाएं, ये जो अवस्थाएं होती हैं ये भी हमारी भाववाचक संज्ञा में आती हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम प्रश्नों की श्रृंखला देखने से पहले कुछ चीजें और देख लेते हैं। क्या देखते हैं कि ये तो हमने देख लिया, अब
कुछ शब्द ऐसे होते हैं संज्ञा में, कुछ व्यवस्था ऐसी है कि हम एक व्यक्तिगत संज्ञा को, व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम समूहवाचक के रूप में प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। अगर हम यहां पर उदाहरण लेते हैं कि नेपोलियन का, तो नेपोलियन कौन था? आप सभी जानते हैं नेपोलियन एक राजा था, एक राइटर था, एक युग व्यक्ति था यूनान का। मगर अब हम क्या कहते हैं, इसके लिए क्या वाक्य यूज करते हैं, आप सभी लोग जानते हो, ये बहुत कॉमन वाक्य है। ये हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। एक नेपोलियन को एक व्यक्तिवाचक चीज को समूहवाचक के रूप में हम कैसे देखते हैं, जातिवाचक के रूप में हम कैसे देखते हैं। हम आपको दूसरा उदाहरण यहां पर दे रहे हैं उसी प्रकार का, कि मुंबई को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्यों? मैनचेस्टर एक आर्थिक राजधानी है, और हमारे भारत देश में हमारे देश की आर्थिक राजधानी क्या है? मुंबई। आर्थिक क्षेत्र में वहां पर गतिविधियां होती। इसी तरीके से हम ये कहते हैं, आपने अक्सर लोगों को उल्हाना करते हुए सुना होगा कि बहुत हरिश्चंद्र बने घूम रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं, बातों बातों में कह जाते हैं कि हरिश्चंद्र नहीं हो, हरिश्चंद्र नहीं हो। तो यहां पर हरिश्चंद्र का अर्थ क्या है? यहां पर हरिश्चंद्र का अर्थ राजा हरिश्चंद्र से नहीं है। यहां पर हरिश्चंद्र का अर्थ है एक सत्यवादी पर्सनालिटी से, एक सत्यवादी व्यक्तित्व से, यानी यहां सत्यता से, सच्चाई से इसका अर्थ जोड़ा जाता है। तो हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि हमारे संज्ञा में वाक्य की रचना के आधार पर कुछ शब्दों को, वो चाहे व्यक्तिवाचक हो, जातिवाचक हो, समूहवाचक हो या भाववाचक हो, उनका प्रयोग वाक्य रचना के आधार पर अलग अलग संज्ञाओं के रूप में होता है। व्यक्तिवाचक का समूहवाचक के रूप में, भाववाचक के रूप में, किसी भाव का व्यक्तिवाचक के रूप में। इस तरीके से संज्ञा के तरह तरह के प्रयोग होते हैं, जिनको हम प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे। चलिए अब हम यहां पर अब शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होती हैं? 4, 6, 5, 7। इसका सही उत्तर होगा 5। और परंपरागत रूप से अगर यहां पूछा जाए तब 5 मत लगाइएगा, तब 3 ही होते हैं। तब संज्ञा के भेद 3 होंगे। और अगर आपको इसमें ऑप्शन में 3 नहीं दिया है तब आप 5 ही लगाइएगा। ये नहीं कि 4 लगा दिया, 6 लगा दिया, तब आप 5 ही लगाइएगा, तब आपका 5 ही सही होगा। और ये क्वेश्चन चूंकि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरीके से रखिए। और ये तो आप जानते ही हो, हर लेक्चर के बाद एक क्वेश्चन सीरीज हम लोग देते हैं। बल्कि एक क्वेश्चन सीरीज का एक क्विक रिकैप होता है जो पूरे लेक्चर को एक बार रिकॉल कर देता है। इसलिए हम इसको फटाफट देखेंगे, इसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य।
कौन जातिवाचक है? चलिए, हमने आपको इतना टाइम दिया। मनुष्य, यहां पर मनुष्य। दूसरा जातिवाचक कौन सा है? देखिए देखिए, क्वेश्चन को मैंने क्या किया, आप लोगों ने बस फंस गया। आप लोगों ने तुरंत, हमने मनुष्य टिक किया, आप भी मनुष्य मान गए और क्वेश्चन को गौर से नहीं देखा। मतलब अगर हम निशान नहीं लगाएंगे तो आप भी ध्यान नहीं देंगे। यहां पूछा गया है नहीं, और यही एग्जामिनर करता है क्वेश्चन में। ये नहीं छोटा सा लिखेगा और आप एक ही रंग में लिखता है, हाईलाइट नहीं करता। और आप यहां जैसे हमने भी मनुष्य लगाया, आपने भी मनुष्य सोचा, जबकि मुझे ऑप्शन पता है कि जवान भी है, बालक भी है और मनुष्य भी है जातिवाचक संज्ञा, और कौन नहीं है वो भी हमें पता है, मगर हमने आपसे कहा वो आपने वैसे ही किया। चलिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर गा, सुंदर। कौन सा शब्द भाववाचक नहीं है? फिर देखिए, नहीं। चतुराई होती है। और हाँ, आपको यहां पर भाववाचक की एक आसान पहचान बताते हैं, मगर वो आसान पहचान केवल हर शब्द पे अप्लाई नहीं होती है, मगर हाँ कुछ शब्दों पर होती है। जिन शब्दों के आखिरी में ये ई लगी होगी, संभवतः ज्यादातर शब्द वो भाववाचक ही होंगे, मगर सब शब्द नहीं होते। इसीलिए यहां देखिए ऑप्शन नंबर का जो इसका सही उत्तर है, मिठाई, यहां पर भाववाचक संज्ञा नहीं है। यहां मिठास होता तो भाववाचक होती, मिठाई है इसलिए भाववाचक नहीं है। चलिए, जातिवाचक संज्ञा बताइए। फिर यहां फंस गए। आपसे जातिवाचक पूछा है और आपको समूहवाचक का भी दे दिया ऑप्शन। अब आप क्या करोगे? यहां ये है जातिवाचक का ऑप्शन, और ऑप्शन नंबर खा जो हमारा है वो है समूहवाचक। और यहाँ जानबूझ के हमने क्वेश्चन में ये ऑप्शन ऐसे रखे, और नीचे हमने कोई ऑप्शन भी नहीं दिया कि का और खा दोनों में से क्या सही हो। कभी कभी एग्जामिनर ऐसे भी ऑप्शंस डाल देता है, और आयोग इन्हीं पर केसेस होते हैं, वो आयोग इन्हीं पर बहस करता है और उसको समूहवाचक में डालेगा, इसको जातिवाचक में डालेगा। परंतु जब आपको यहां पर जातिवाचक का क्वेश्चन पूछा जाए तो दोनों ही ऑप्शन, लड़का और सेना, दोनों ही ऑप्शन सही माने जाएंगे। परंतु अगर यहां पर जातिवाचक की जगह पर समूहवाचक पूछा जाएगा तब केवल सेना का ऑप्शन सही होगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। और गा तो व्यक्तिवाचक है और दुख हमारा भाववाचक। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर खा, क्रोध। अब ये आप बताइए कैसे है, कमेंट बॉक्स में।
भाववाचक संज्ञा बनाइए, सॉरी यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, बनाइए नहीं बताइए, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। क्या होगा? लड़कापन, कोई मतलब नहीं है शब्द का। लड़कई, इसका भी कोई मतलब नहीं। लड़काईपन, इसका भी कोई मतलब नहीं। तो क्या होगा भाववाचक? भाववाचक होगा लड़कपन। होता नहीं है छोटे बच्चों में लड़कपन का भाव। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? मनुष्य क्या है? मनुष्य हमारा जातिवाचक है। वीर हमारे समूह का बोध कराते हैं। गुरु हमारा जातिवाचक है। तो अब क्या बचा? शत्रुता। शत्रुता का भाव रखा जाता है। आप कहते नहीं कि हमें वो हमारा दुश्मन है, तो उससे हमारा क्या है, कैसा भाव है? उसके प्रति हमारा शत्रुता का भाव है। चलिए, निम्न में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा नहीं है? फिर से आया क्वेश्चन, क्या नहीं है? और नहीं पर जरूर ध्यान देना आप लोग, क्योंकि अगर ये नहीं पर ध्यान नहीं दिया तो तुरंत क्वेश्चन गलत हुआ, और क्वेश्चन गलत होना मतलब आप लाखों बच्चों से पीछे। इसलिए ये जरूर ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सभा होती है, भीड़ में भी समूह होता है लोगों का, कक्षा में भी समूह होता है, दौड़ हमारी एकल होती है। कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्य में क्या आता है? ठोस, द्रव और गैस। और यहां द्रव क्या है? ठंड भाववाचक है, महसूस की जाती है। मिठाई पदार्थवाचक है, मिठाई क्या है? वस्तु है, जातिवाचक है। कई टाइप की मिठाइयां होती हैं। खटाई व्यक्तिवाचक है, क्योंकि खटाई एक ही खटाई होती है। खटाई को अगर हम देखते हैं तो खटाई के शब्द से क्या निकलता है? खटाई मतलब खटाई। अब बचा क्या? ऑप्शन नंबर का दूध हमारा जो है द्रव्यवाचक है। विशेषणों में से संज्ञा शब्द पहचानिए। कौन सा होगा इसका ऑप्शन? चलिए, इसका ऑप्शन आप हमें कमेंट पे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्या होगा, क्योंकि इसमें सारे शब्द विशेषण लग रहे हैं और एक शब्द संज्ञा है। अब आप हमें ये बताइए कि इसमें कौन सा वर्ड होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आप कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम में गलत करते हैं। इसीलिए मैं इसको आज नहीं बता रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, कल इसका उत्तर मैं आपको दे दूंगा। चलिए, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है हरा, पतला, सभा, गहरा। तो यहां पर सभा समूहवाचक संज्ञा है, बाकी विशेषण है। भाववाचक संज्ञा पहचानिए।
बीमारी, लड़का जातिवाचक है, मोहन व्यक्तिवाचक है, दिल्ली व्यक्तिवाचक है। चलिए, पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण, क्योंकि पशु एक समूह का बोध करा रहे हैं, किसी जाति किसी विशेष वर्ग के पशु होंगे, इसलिए जातिवाचक। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। कौन सी भाववाचक संज्ञा है? मित्रता। भारत व्यक्तिवाचक, लड़का जातिवाचक, पेड़ जातिवाचक। चलिए, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? जातिवाचक। हाँ, यहां पर अगर आपको ऑप्शन में समूहवाचक दिया होता तब यहां पर ये समूहवाचक सही होता। चलिए, अगला देखते हैं, बुढ़ापा शब्द क्या है? अभी हमने आपको बताया कि भाववाचक संज्ञाएं वो सभी हमारी अवस्थाएं जीवन की भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। तो बुढ़ापा भी जीवन की एक अवस्था है, इसलिए ये क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। लड़का दौड़ता है, लड़का कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। क्यों? क्योंकि वो लड़कों के जाति को बता रहा है, कोई विशेष लड़का नहीं बता रहा। यहां कोई सेंटेंस होता राम दौड़ता है तो क्या बनता? व्यक्तिवाचक। राम कौन है? व्यक्तिवाचक। चलिए, आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? देखिए, अभी वहां मैंने नेपोलियन की बात की, क्यों मैंने वहां एग्जाम्पल नहीं दिया? कि यहाँ क्वेश्चन पे मुझे पता था कि यहाँ एग्जाम्पल है। अब यहाँ आप समझ लो कि नेपोलियन कौन है? किसी व्यक्ति का नाम। हमारे भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त। मतलब हम नाम किसी व्यक्ति का ले रहे हैं और उसकी तुलना कर रहे हैं। मतलब जब हम किसी व्यक्ति विशेष स्थान की किसी दूसरे व्यक्ति विशेष स्थान से उसकी तुलना करते हैं, तो जिस व्यक्ति की जिस व्यक्ति से तुलना की जा रही होती है वो व्यक्ति वहां पर जातिवाचक संज्ञा के रूप में, यानी कि कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसे हम कॉमन मानते हैं। वो कॉमन मानते हैं मतलब उसे हम एक जाति विशेष मान लेते हैं और उस जाति विशेष से उसकी तुलना करते हैं। और जो व्यक्ति यहां पर जिसकी तुलना की जा रही होती है वो व्यक्ति यहां पर हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो यहां पर नेपोलियन क्या हो गया? यहां पर नेपोलियन हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गया। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, और संज्ञा से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। और खास तौर पर आरओ, एआरओ, पीसीएस, प्री, एस्टेट एक्सेट्रा, जितनी मतलब जितने भी एग्जाम्स हैं मैक्सिमम पेपर्स में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, अब अगला आता है, जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो उन्हें कौन सी संज्ञा कहते हैं?
कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और समूहवाचक भी कहते हैं, क्योंकि जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो उन्हें कौन सी संज्ञा कहते हैं? जातिवाचक भी कहते हैं और समूहवाचक भी कहते हैं। यहां दोनों ऑप्शन जानबूझ के डाले गए हैं। क्यों? क्योंकि आप क्या लगाओगे? जातिवाचक, समूहवाचक नहीं लगाओगे, और एग्जामिनर क्या मान लेगा? समूहवाचक। तो यहां दोनों ही ऑप्शन है। यहां क्वेश्चन के आधार पर आपको ऑप्शन डिसाइड करना पड़ेगा। अगर जहां पर कोई वस्तु समूह, कोई व्यक्ति समूह के रूप में चर्चा होती है, जैसे कि सभा, आयोग, इस टाइप की अगर चर्चा की जाए तो समूहवाचक हो जाएगा। और समूहवाचक किसका हिस्सा है? जातिवाचक का। इसलिए यहां एकदम 100% एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा? जातिवाचक। जबकि सही ऑप्शंस क्या है? यहां दोनों ही सही ऑप्शन है, पर मोस्ट एप्रोप्रिएट लगाना है। मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या होगा? जातिवाचक, क्योंकि समूहवाचक और द्रव्यवाचक जातिवाचक का पार्ट है। चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। स्वतंत्रता कौन सी संज्ञा है? स्वतंत्रता कौन सी संज्ञा है? स्वतंत्रता का भाव होता है। जातिवाचक संज्ञा फिर वही वकील। देखिए वकील, वही बात जो मैं आपसे पीछे कई क्वेश्चंस में रिपीट कर चुका हूं, वही बात देखिए यहां पर आ गई कि जातिवाचक द्रव्यवाचक और समूहवाचक। वही बात आ गई कि जातिवाचक के अंदर दोनों है। अब मूल कौन है? जातिवाचक। देखिए यहां भी देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, यहां जा में बड़े आ की मात्रा होगी। यहां पर इसका सही उत्तर क्या होगा? वकील जातिवाचक। और यहां अगर ऑप्शन समूहवाचक का होता तो ऑप्शन समूहवाचक होता। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग से पहले एक छोटा सी ट्रिक आप समझ लीजिए। आप बोलिए, आप जैसे ही बोलते हैं आपको खुद आभास हो जाएगा कि कौन सा शब्द क्या निकल रहा है। अगर स्त्रीलिंग का बोध हो तो वो स्त्रीलिंग शब्द होगा, और जिसमें पुल्लिंग शब्द का बोध हो वो पुल्लिंग शब्द होगा। कैसे? जैसे दया की जाती है। अब की जाती है शब्द क्या है? इससे क्या बोध हो रहा है? स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। माया होती है, किसका बोध हो रहा है? स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। भाषा होती है, इसका मतलब क्या? स्त्रीलिंग का। आभार की जाती है या आभार किया जाता है? तो यहां पर आभार किया जाता है। किसी पर भी आप आभार करोगे, एहसान करोगे तो किया जाएगा, मतलब पुल्लिंग का बोध हो रहा है। इसलिए यहां पर सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर का पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? फिर वही, दया की जाती है, वायु होती है, प्रार्थना की जाती है, नेत्र होते हैं। यानी यहां पुल्लिंग कौन सा हो गया? नेत्र। हाँ, जब हम पुल्लिंग का टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिंग टॉपिक,
तब हम उसमें बताएंगे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बोलने में स्त्रीलिंग लगते हैं, उच्चारण में उनका स्त्रीलिंग जैसा होता है, परंतु वो पुल्लिंग होते हैं। और कुछ पुल्लिंग ऐसे होते हैं जो बोलने में पुल्लिंग लगेंगे, उच्चारण में पुल्लिंग जैसा होता है, परंतु वास्तव में वो स्त्रीलिंग होते हैं। तो वो जब लिंग पढ़ाएंगे तब उस टॉपिक में हम आपको क्लियर करेंगे। चलिए, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? विवाद, रूप, सार, आय। इसका सही उत्तर क्या होगा? आय, क्योंकि आय होती है, बाकी सब होते हैं। इसी के साथ ये संज्ञा का टॉपिक यहीं समाप्त होता है और अगले टॉपिक में हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए और जो ना समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आपकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी क्वेरी हो उसको आप इस पर करिए, कोई भी आपके डाउट्स हो वो इस पर क्लियर किए जाएंगे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे तो आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए और यहाँ टेलीग्राम पर आपको इसकी PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। इसी के साथ धन्यवाद।